हेलो फ्रेंड्स। अब हम रेस्पिरेशन टॉपिक को आगे पढ़ते हैं। एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रीड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। एनिमल्स ने अलग अलग ऑर्गन्स इवॉल्व कर लिए हैं जिससे जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है वो उसको अपटेक कर सकें, अपनी बॉडी के अंदर इनहेल कर सकें, जबकि उनकी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है, बनती है, उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकें। इसके लिए उन्होंने अलग अलग ऑर्गन्स इवॉल्व कर लिए हैं। Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं, वो तो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं, जबकि जो वाटर में एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, वो क्या करते हैं, जो वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन है, डिजोल्व ऑक्सीजन है, उसका यूज़ करते हैं। उनके पास ओपन एटमॉस्फेयर तो है नहीं जिससे वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकें, तो जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व है उसका यूज़ करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। अब ये एक्टिविटी 6.6 दी गई है। इसमें पहला पॉइंट है कि हमें एक एक्वेरियम देखना है, उसमें एक एक्वेरियम में एक फ़िश को ऑब्जर्व करना है। हमें ये ऑब्जर्व, जो एक्वेरियम की जो फ़िश होती है वो जो उनका माउथ है उसको बार बार ओपन करती हैं और क्लोज़ करती हैं, साथ ही साथ उनकी आँखों के पीछे जो गिल स्लिट्स होते हैं वो बार बार ओपन करती हैं और क्लोज़ करती हैं। तो हमें इसमें ऑब्जर्व करना है कि जो माउथ और गिल स्लिट्स की जो ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है, क्या इनमें कोई कोऑर्डिनेशन है, क्या इनमें कोई तालमेल है। दूसरा, काउंट द नंबर ऑफ टाइम द फिश ओपन एंड क्लोजेज इट्स माउथ इन ए मिनट। एक मिनट में हमें देखना है कि फिश अपना माउथ कितनी बार खोल रही है और कितनी बार बंद कर रही है। थर्ड, कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रेथ इन एंड आउट इन ए मिनट। और इसको कंपेयर करना है कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक मिनट में कितनी बार ब्रेथिंग करते हैं। तो ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या पता चला कि जो फिश का ब्रीथिंग रेट होता है, सांस लेने की जो दर होती है, वो ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा होती है। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर दैन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व है उसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम है, किसके मुकाबले, अगर हम तो तुलना करें जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसमें जो ऑक्सीजन है उसके मुकाबले वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ब्रीथिंग का रेट होता है, ब्रीथिंग की स्पीड होती है, वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ब्रीथिंग करते हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की जो ब्रीथिंग की स्पीड है वो कम है। ऐसा इसलिए है, एक्वेटिक वाटर में ऑक्सीजन कम है तो उनको ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए अपनी ब्रीथिंग स्पीड भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। तो यही हमने एक्टिविटी में भी ऑब्जर्व किया कि जो एक्वेरियम की फ़िश है उसका जो माउथ की ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स वेयर द डिजोल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। जो फिशेज होती हैं, मछलियाँ, वो अपने माउथ से तो वाटर को इनटेक करती हैं और वो जो वाटर होता है वो उनके गिल्स से पास होता है। गिल्स में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में के द्वारा ले ली जाती है। मछलियाँ सबसे पहले अपने माउथ से पानी पिएंगी, उसके बाद वो माउथ उनके गिल्स में जाएगा, गिल्स में जाकर वहाँ जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन है वो ब्लड के द्वारा वहाँ से निकाल ली जाएगी, यूज़ कर ली जाएगी। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। जबकि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं, ज़मीन वाले ऑर्गेनिज्म, वो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद हैं उसको रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल। और जो ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होती है इसको अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. ये सभी जो ऑर्गन्स होते हैं इनकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है कि ये वो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जो ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है। यानी जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में सरफेस एरिया होगा वो इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine and delicate. तो जो ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जो ये सरफेस एरिया है इसके द्वारा ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, और इसलिए जो ये सरफेस है ये बहुत ही फाइन होता है और डेलिकेट होता है, यानी बहुत ही बारीक होता है।
In order to protect this surface, it is usually placed within the body. So there have to be a passage that will take air to this area. तो इस सरफेस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी जिस सरफेस एरिया से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एरिया बॉडी के अंदर होता है और इसमें एक ऐसा पैसेज होता है, ऐसा पाथ होता है जिससे एटमॉस्फेयर की एयर को उस सरफेस एरिया तक पहुंचाया जा सके. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. इसके अलावा इन सरफेस एरिया में एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, ऑर्गन्स में ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे ये एयर को अंदर और बाहर मूव करते रहते हैं इस एरिया के, जिससे ऑक्सीजन अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब्ड हो जाए. इन ह्यूमन बीइंग्स फिगर 6.9 एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल. ह्यूमन बीइंग में जो एयर बॉडी के अंदर पहुंचाई जाती है वो नोस्ट्रिल्स के द्वारा पहुंचाई जाती है. नोस्ट्रिल्स होते हैं जो हमारी नाक में, ये जो आप होल्स देख रहे होंगे, छेद देख रहे होंगे, ये होते हैं नोस्ट्रिल्स. द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन्स द पैसेज. जो एयर नोस्ट्रिल्स के द्वारा पास होती है उसको फाइन एयर्स फिल्टर्ड कर देते हैं जो इस पैसेज में, इस पाथ में मौजूद होते हैं. यानी नोस्ट्रिल्स के अंदर कुछ फाइन हेयर्स होते हैं जो मेनली क्या करते हैं, एयर को फिल्ट्रेशन का काम करते हैं. द पैसेज इज आल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस. और इस पैसेज में नोस्ट्रिल्स के अंदर म्यूकस भी होता है जो इस प्रोसेस में मदद करता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में. फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स. और नोस्ट्रिल्स से होकर जो एयर होती है वो थ्रोट में जाती है, यानी गले में जाती है, और गले से फिर लंग्स में जाती है, फेफड़ों में जाती है. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट. दीज एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स. और हमारे थ्रोट में यानी गले में कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, ये एंश्योर करते हैं कि जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स ना हो, उसमें कोई गड़बड़ी ना आए, यानी डैमेज ना हो. अब ये दिया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. सबसे पहले एयर नेसल पैसेज यानी नोस्ट्रिल से होकर गुजरेगी. गुजरने के बाद वो जो हमारा गला है, थ्रोट है, उससे जाएगी. उसके बाद यहाँ पर ट्रैकी होती है, ट्रैकीज, इनसे पास होगी. जो थ्रोट होती है इसमें ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पाई जाती हैं जिससे पैसेज कोलैप्स ना हो. एयर इससे पास होकर यहाँ पहुँच जाएगी हमारी. लंग्स के पास ये ब्रोंकीज होती हैं. ब्रोंकीज से पास होकर, ब्रोंकीज जो होती हैं वो लंग्स में जाकर छोटी छोटी ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाती हैं जिन्हें कहते हैं ब्रोंक्यूल्स. आप ये देख रहे होंगे, ये छोटी छोटी जो ब्रांचेज हैं, ये वाली ब्रांचेज ये कहलाती हैं ब्रोंक्यूल्स. और ब्रोंक्यूल्स में कुछ सेक्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, छोटे छोटे थैले लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो आप ये देख रहे होंगे, ये कहलाती हैं एल्वियोलर सैक. तो ये हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज है. और ये आप एल्वियोली देख रहे होंगे, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकस, ये इसकी ब्रोंक्यूल्स और ये एल्वियोली, ये इसमें डिटेल में दिखाया गया. ये सेक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है. ये हमारा लंग्स दिखाए गए हैं और ये रिब्स दिखाई गई हैं, यानी पसलियाँ दिखाई गई हैं. और इनके नीचे ये होता है डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ये कहलाती है डायफ्राम. ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डायफ्राम होता है. यहाँ पर ये माउथ दिखाया गया है, माउथ की कैविटी, और ये फेरिंग्स जिससे पास होता है, और उसके बाद लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, इनसे एयर पास होता है. Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon-like structure which are called alveoli. लंग्स के अंदर जो एयर पैसेज होता है वो स्मॉलर, छोटी से छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है. उसके बाद ये ख़त्म होती है एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर पर जिसको हम कहते हैं एल्वियोली. हमने ये अभी ये देखी, ये एल्वियोलीज होती हैं, ये आप ये देख रहे होंगे. यहाँ पर आकर ये पैसेज टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. The alveoli provides a surface area where the exchange of gases can take place. alveoli वो surface area provide कराती है जहाँ पर gases का exchange होता है, ऑक्सीजन और CO2 का exchange होता है. The walls of the alveoli contains an extensive network of blood vessels. जो alveoli की जो walls होती हैं उनमें blood vessels का बहुत ही ज़्यादा extensive network यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ा network मौजूद होता है. As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes larger as a result.
जैसा कि हम देखते हैं, जब हम सांस लेते हैं यानी हवा अंदर पहुंचाते हैं तो हमारी जो पसलियां हैं वो ऊपर उठ जाती हैं। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं सांस लेके। आप देखेंगे जो आपकी पसलियां हैं वो ऊपर उठ जाएंगी, आपका जो डायफ्राम है वो फ्लैटन हो जाएगा और जो चेस्ट कैविटी होती है वो लार्ज हो जाती है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जब आप सांस लेंगे तो आपकी जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इन टू द लंग्स एंड फिल्ड द एक्सपेंडेड एल्वियोली। इसके बाद जो एयर होती है वो लंग्स के अंदर पहुंच जाती है और एल्वियोली को में फिल्ड हो जाती है, भर जाती है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इन टू द एल्वियोली एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल टू बी ट्रांसपोर्ट टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। इस समय क्या होगा, जो ब्लड होगा हमारी बॉडी में वो पूरी की पूरी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोली में आ जाएगा और वहाँ पर रिलीज कर देगा। और एल्वियोली के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड अपने अंदर ले लेगा, इनटेक कर लेगा। यानी ब्लड क्या करेगा, जो टिश्यूज ने प्रोड्यूस किया कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेकर आएगा और एल्वियोली में रिलीज कर देगा। साथ ही साथ एल्वियोली के अंदर जो ऑक्सीजन है वो इनटेक कर लेगा ब्लड, उसके बाद उसको बॉडी के सेल्स तक पहुंचा देगा। During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. इसमें कहा गया है कि ब्रीथिंग साइकिल के दौरान, सांस लेने के दौरान जब एयर अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है तो उस समय लंग्स में कुछ ना कुछ रिजाइडबल वॉल्यूम बची रहती है एयर की। कहने का मतलब है लंग्स में हमेशा कुछ ना कुछ एयर की वॉल्यूम बची रहेगी, जिसे कहते हैं रिजाइडबल वॉल्यूम। वो होती है 1100 से 1200 ml, 1100 से 1200 ml, वो लंग्स में हमेशा रहेगी। जिससे ये ऐसा इसलिए होता है जिससे ऑक्सीजन के पास सफिशियंट टाइम हो ऑब्जॉर्ब होने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के पास सफिशिएंट टाइम हो जिससे वो रिलीज हो सके। इसके लिए हमेशा लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ रिजाइडबल वॉल्यूम बची रहेगी। अब हम इसमें देख लेते हैं बनाकर ये क्या कह रहा है। ये हमारा लंग्स है, एक लंग्स हम ले लेते हैं, इसके अंदर ये एल्वियोली है, एक एल्वियोली हम मान लेते हैं, अभी सपोज कर रहे हैं। तो और ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स हैं जो इस एल्वियोली से जुड़ी हुई है और इसके अंदर ये ब्लड फ्लो कर रहा है। तो हमने क्या किया, सांस लिया पहले, सबसे पहले ब्रीथिंग की और ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो हमारे अंदर चली गई। जैसे ही ऑक्सीजन हमारे अंदर चली जाएगी तो वो कहाँ पर जाकर रुकेगी, वो इन एल्वियोली में जाकर रुकेगी। अब जो ये एल्वियोली हैं ये ऑक्सीजन से भर चुकी हैं। इसी समय क्या होगा, ये हमारी बॉडी की सेल्स हैं, सपोज कर रहे हैं ये हमारी बॉडी की सेल्स हैं। हमारी बॉडी की सेल्स क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वो ब्लड इनटेक कर लेगा इन सेल्स से, इन टिश्यूज से जो उन्होंने प्रोड्यूस की है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड के द्वारा होते होते एल्वियोली के पास आ जाएगी और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है ये तो एल्वियोली के अंदर पहुंच जाएगा। एल्वियोली के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो ब्लड अपने में अब्जॉर्ब कर लेगा। ऑक्सीजन तो ब्लड के अंदर चला गया एल्वियोली से और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोली में चला गया। जो ये ऑक्सीजन थी ये अब ब्लड वापस ले जाएगा सेल्स के पास जिससे वो इसको यूज़ कर सकें और एनर्जी प्राप्त कर सकें, जबकि जो ये CO2 है ये बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है और इस एक्सचेंज के दौरान लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ एयर की वॉल्यूम बची रहती है जिसे कहते हैं लंग्स की रिजाइडबल वॉल्यूम। When the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body। जब एनिमल का जो बॉडी साइज होता है वो लार्ज होता है तो जो डिफ्यूज़न होता है या फिर डिफ्यूज़न का जो प्रेशर होता है उससे बॉडी के सभी पार्ट्स में ऑक्सीजन को पहुंचाया नहीं जा सकता। यानी केवल डिफ्यूज़न से ऑक्सीजन को ब्लड के द्वारा बॉडी के पूरे पार्ट में नहीं पहुंचा सकते। इंस्टेड respiratory pigments take up oxygen from the air in the lungs and carry it to tissues which are deficient in oxygen before releasing it। इसके अलावा क्या होता है, हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स वो लंग्स से ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स उस ऑक्सीजन को टिश्यूज़ के पास ले जाते हैं, जहां उन टिश्यूज़ के पास ले जाते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और उन टिश्यूज़ के पास ले जाकर वहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं।
इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच इज़ ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, और जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन के साथ इसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में मौजूद होता है जो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड कराता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड का जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही है। हीमोग्लोबिन साथ साथ क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि ब्लड के द्वारा सिर्फ डिफ्यूज़न से हम ब्लड में सिर्फ डिफ्यूज़न से हम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट की भी आवश्यकता होती है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स। जो ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है ये आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल्स में मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज एंड हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन के मुकाबले वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होती है, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मोस्टली हमारे ब्लड में डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, इफ़ द एल्वियोलर सरफेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। अगर जो हमारी एल्वियोली का जो सरफेस है उसको हम अपनी बॉडी से निकाल कर फैला दें तो लगभग ये 80 मीटर स्क्वायर का एरिया को कवर कर लेगा, यानी एक स्क्वायर जिसकी 9x9 साइड्स हों। एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड यानी सारे साइड 9 मीटर की हैं, तो इसका एरिया कितना होगा, लगभग 81 मीटर स्क्वायर का होगा। तो अगर हम इसमें एल्वियोली को अपनी बॉडी से बाहर निकाल कर फैला दें तो वो 80 मीटर स्क्वायर के एरिया को कवर कर लेगा। इतनी ज़्यादा एल्वियोली होती है हमारे अंदर। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडीज। आपकी बॉडी का सरफेस एरिया कितना होगा। कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज टू टेक प्लेस। आप ये देख सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो कितना एफिशिएंट होता है, यानी कितना अच्छे से हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर से जो एल्वियोलर सरफेस है वो इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सरफेस है जो गैसेस के एक्सचेंज में मदद करता है। दूसरा पॉइंट है, इफ़ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 years फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू आवर टोस फ्रॉम आवर लंग्स। अगर हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ डिफ्यूज़न से ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता तो ये माना जाता है कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हमारे लंग्स से हमारे जो टोज़ हैं, हमारे पैर के जो अंगूठे हैं, लंग से हमारे पैर के अंगूठे में एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पहुंचाने में 3 साल लगते। आर नोट यू ग्लैड दैट वी हैव हीमोग्लोबिन। क्या आप खुश नहीं होते कि हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है जो इतनी तेज़ी से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।